ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि 5 किंगडम टोटल होते हैं। कितने किंगडम? 5, है ना। पहला होता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमैलिया और पांचवा था प्लांटी। ये 5 किंगडम थे और इसका क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो पहला हमारा वीडियो था अबाउट हाउ मेनी किंगडम्स वर देयर, यानी कि 5 किंगडम थे वहाँ पे। इसके बारे में हमारा पहला वीडियो था और ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला किंगडम के बारे में, किंगडम मोनेरा। ओके, पर किंगडम मोनेरा पढ़ने से पहले हम जान लें किंगडम क्या है, ठीक है। किंगडम वर्ड तो आपको हो सकता है थोड़ा सा नहीं समझ में आए, तो मैं उस चीज़ को समझा देती हूँ। क्या है ना, जो क्लासिफिकेशन है उसको कई लेवल में डिवाइड किया गया है। सपोज़ मान लो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हम डिवाइड कर लें। मान लो अगर हमें ह्यूमन बींग्स को डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं लड़कों का, एक ग्रुप बना सकते हैं लड़कियों का। यानी कि एक लेवल पे हमने क्या डिवाइड किया, पहला लेवल क्या है, जेंडर के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया, राइट। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, एक ग्रुप लड़कियों में हम बना सकते हैं, एक ग्रुप लंबी लड़कियों का, एक ग्रुप छोटी लड़कियों का, राइट। तो उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। तो ऐसे कई लेवल पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो कितने लेवल हैं टोटल वो चीज़ हम देख लें, कितने मेन लेवल हैं क्लासिफिकेशन के वो चीज़ हम देख लें, उसके बाद हम मोनेरा पढ़ेंगे। ओके, तो देखो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कितने लेवल पे किया जाता है। सबसे बड़ा लेवल होता है आपका किंगडम, उससे छोटा लेवल होता है फाइलम या डिवीज़न। फाइलम वर्ड जनरली हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स के लिए और ये वाला यूज़ होता है आपका प्लांट्स के लिए। ओके, दूसरा आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज़। इतने लेवल हैं आपके क्लासिफिकेशन की। जनरली हम जेनस और स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम हम जब किसी ऑर्गेनिज्म का लिखते हैं तो जेनस और स्पीशीज़ दोनों का नाम लिखाता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, होमोसेपियंस, ये है आपका बाई नोमेनक्लेचर, यानी कि 2 नाम हैं और दोनों में से ये वाला नाम होता है जेनस का नाम, ठीक है। ये नाम होता है जेनस का और ये नाम होता है स्पीशीज़ का, ठीक है। कौन सी स्पीशीज़ का है वो ये वर्ड बताता है बाद वाला, और कौन से जेनस का है वो बताता है ये वाला वर्ड। बात समझ में आई? तो पूरा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो नाम लिखा जाता है तो सिर्फ ये दोनों का नाम लिखा जाता है और बाकी सबका हम नाम नहीं लिखते हैं। क्लियर? आपसे कई बार ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या है क्लासिफिकेशन का, तो आपको किंगडम और फाइलम तो याद रहते हैं, जेनस स्पीशीज़ याद रहता है, लेकिन आप ये बीच का भूल जाते हो, COF। आप इसको याद कर सकते हो, COF। इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। कोई ना कोई ट्रिक बना लिया करो याद करने के लिए। अगर आप ट्रिक बना के याद करते हो तो बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है तो कोशिश किया करो किसी ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से उसे याद रखो, ठीक है। अच्छा, आते हैं अब हमारे मोनेरा पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किंगडम का क्या मतलब है। किंगडम एक लेवल है आपके क्लासिफिकेशन का। ओके, तो चलो इसको और फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं और देखते हैं किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, किंगडम मोनेरा की अगर बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं? बैक्टीरिया। ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया का किंगडम है। पूरे बैक्टीरिया सिर्फ इसी किंगडम में आते हैं और किसी किंगडम में आपको बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलेगा और इस किंगडम में और कोई ऑर्गेनिज्म आते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, तो इसको बैक्टीरिया का किंगडम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। मैंने आपको कल प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ बताया था, है ना। तो ये कैसे सेल होते हैं? आपके
प्रोकैरियोटिक होते हैं। इस पूरे किंगडम में सिर्फ प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, यानी कि जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल हो। दूसरी बात, एक टर्म आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहा जाता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे एबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कहा जाता है। मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब होता है बहुत, और अबंडेंट मतलब हर तरफ हो। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पृथ्वी पे यानी कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है, बैक्टीरिया हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब होता है छोटा या स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग, है ना। ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, यानी कि हमें उसे देखने के लिए कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ता है, कोई ना कोई लेंस हमें यूज़ करना पड़ता है, तभी हम उसे देख पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जिनको नग्न आँखों से या नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, बैक्टीरिया, यानी कि मोनेरा किंगडम वाले। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, ये क्या है, मोस्ट डाइवर्स भी हैं। मोस्ट डाइवर्स, डाइवर्स क्या, मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ, डाइवर्स मतलब होता है कई तरह का। ठीक है, डाइवर्स मतलब क्या होता है, कई तरह का। अच्छा, मोस्ट डाइवर्स कहने का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा तरह का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी कि ये, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है। अपना खाना जिस तरह से खाया जाता है उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। कोई लोग फोटोट्रॉफ होते हैं, कोई लोग हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कोई लोग कीमोट्रॉफ होते हैं, कोई लोग होते हैं सैप्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, अलग अलग मोड्स हैं। मैं अगर आपको बताऊं कितने तरह का न्यूट्रिशन है, तो कई लोग होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स जिसे आप कहते हो। कई लोग होते हैं कीमोट्रॉफ्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, जिसे आप सैप्रोट्रॉफ भी कह सकते हो। कई होते हैं पैरासाइट, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ आपके इसी में आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में। पर मैंने आपको अलग से बता दिया। देखना, बैक्टीरिया आपका फोटोट्रॉफ्स भी हो सकता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। कुछ बैक्टीरिया आपके फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, यानी किसी केमिकल की हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं। नाइट्रोजन बेस्ड एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड की हेल्प से अपना फूड बना सकते हैं। कुछ लोग हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों पे डिपेंड हो या किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, है ना, अपने फूड के लिए, तो वो आपके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इतने टाइप से न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का, यानी कि ये मोस्ट डाइवर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और बात करूं तो इसमें आपको कई सारे शेप्स दिखाई देंगे। कई तरह के बैक्टीरिया, शेप के आधार पे कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप, उसके आकार के हिसाब से कितने बैक्टीरिया के टाइप होते हैं। तो इन सबको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है,
तो देखो टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पे कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप, ठीक है, शेप के बेसिस पे कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं लिख रही हूँ, आप मेरे साथ नोट कर लो, उसके बाद मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। ठीक है, तो देखो ये 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन शेप, आकार के आधार पे 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है आपका कोकस, कोकस मतलब होता है कि स्फेरिकल शेप, यानी कि गोल आकार के होते हैं वो, ठीक है। बैसिलस दूसरा होता है, बैसिलस मतलब रॉड शेप, लंबे पतले रॉड की तरह वो होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है विब्रियो, विब्रियो मतलब होता है कॉमा शेप, और वो कुछ कॉमा की तरह दिखते हैं, जैसे आप कॉमा बनाते हो ना, वो कॉमा की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्पाइरलम, मतलब स्पाइरल शेप, कुछ इस तरह का शेप, ठीक है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। मोस्टली आपका इसका एग्जाम्पल आपको देखने में मिलता है, इनके बहुत से एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कोकस की, तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस न्यूमोनियाई। ये एक बैक्टीरिया है जो आपका निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। तो ऐसे करके कई इन सारे के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। ये आपका वाइब्रियो वाले का होता है, तो ठीक है। ऐसे कई सारे तरह के आपके सबके एक एक एग्जाम्पल होते हैं। आप चाहो तो इन्हें आप देख सकते हो, पर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। वैसे भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, तो मैं आप पे बोझ नहीं डालना चाहती। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगी इसके, ओके। सो पहले हम बेस कर रहे हैं, NCERT बेस्ड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, और जितनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो इतने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आपके बेस्ड ऑन शेप। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं, वेदर वो कैसा न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक है, इस बेस पे हम देखते हैं, ओके। इनके लिए एक लाइन NCERT में लिख रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप देख लो। बैक्टीरिया को कहा जाता है सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और एक लाइन कही जाती है कि दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कहने का मतलब कि मोनेरा जो हैं वो स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल नज़र आते हैं, पर उनका बिहेवियर अगर देखा जाए उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। मतलब कि कई सारे तरह का न्यूट्रिशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है समझना, ठीक है। तो इसके लिए NCERT ने कहा है दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर।
और कहा है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि न्यूट्रिशन की जो डाइवर्सिटी है वो मोस्ट एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है, कई तरह से न्यूट्रिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, कई बार एज इट इज़ पूछ लेता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखो अगर मैं बात करें न्यूट्रिशन की, तो सबसे ज़्यादा टाइप का कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है? मोस्टली ये क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, हालांकि कई तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है, पर मोस्टली अगर बात करें तो मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कितने तरह के एक्चुअली में बैक्टीरिया होते हैं, शेप के बेसिस पे नहीं बट उनके कैरेक्टर के बेसिस पे। ओके, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया में भी आप यू बैक्टीरिया दूसरा होता है, और यू बैक्टीरिया में भी आपके दो तरह के आते हैं। एक आपका होता है साइनोबैक्टीरिया और एक आपका होता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, कई लोग हेटेरोट्रॉफिक को अलग से भी बढ़ाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया ऐसे कंडीशन में पाए जाते हैं जो बहुत ही रहने लायक ना हो, जैसे बहुत गर्म इलाका या बहुत एसिड वाली जगह। ठीक है, ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। और जो आपके यू बैक्टीरिया है, यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो मेनली बैक्टीरिया कैसे होते हैं? मेनली होते हैं हेटेरोट्रॉफिक या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो हेडिंग डाल लो आर्की बैक्टीरिया। They can survive in most extreme conditions. In most extreme conditions. मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हाई सॉल्टी एरिया में, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया जो हो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, सॉल्टी एरिया, या बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में भी वो क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे आर्की बैक्टीरिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आर्की बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो उसे कहते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई एसिड पे अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस। फिलस मतलब होता है लविंग, यानी कि इनको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा एसिडिक नेचर इनको पसंद है, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन हो। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके बहुत सॉल्टी एरिया में पाए जाने वाले, इन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइल्स। और एक होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीथेन वाली जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मीथेन प्रेजेंट हो। मीथेन ज़्यादातर प्रेजेंट होती है दलदली इलाकों में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्पी एरियाज़। ठीक है, दलदली इलाकों में ये अक्सर करके पाए जाएंगे, जो दलदल का इलाका होता है जहाँ पे एयर वगैरह जल्दी दलदल में के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलती है, और वहाँ से एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं मीथेन गैस। ठीक है, उसी गैस, इन एरिया का एक और नाम होता है आपका
मार्शी एरिया, दलदली इलाकों को या तो हम स्वैम्प एरिया कहते हैं या तो कहते हैं मार्शी एरिया। मार्शी एरिया के नाम पे मीथेन का नाम पड़ा है मार्स गैस, मार्स गैस। ठीक है, तो देखो मीथेन वाली जगह पे जो आपके आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। आपके जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स मतलब ऐसे पालतू जानवर जिनके पैर में हूफ प्रेजेंट हो, हूफ मतलब पैर में खुर प्रेजेंट हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो? हूफ, हूफ। जो गाय या भैंस या घोड़े वगैरह के जो पैर होते हैं वहाँ पे नीचे कुछ काला कलर का ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं हम हूफ। ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिज्म में हूफ प्रेजेंट हो और वो डोमेस्टिकेट किए जा सके, उनको पाला जा सके, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कैटल्स, कैटल्स। तो देखो ये जो आपके मिथेनोजेंस है ना, वो कैटल्स के स्टमक में भी पाए जाते हैं और वहाँ पे ये मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं। तो जो गाय वगैरह का गोबर होता है, डंग होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया, ये गैस रिलीज़ होती है क्योंकि उनके स्टमक में वो बैक्टीरिया थे, तो ये गैस रिलीज़ होती है। और कभी कभी आपने सुना होगा ये काऊ डंग की हेल्प से हम कोई बायोगैस बनाते हैं, है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं लाइट्स जलाने में या उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक्चुअली आपका मीथेन गैस होता है और मीथेन गैस ही आपका क्या है? बायोगैस है। ओके, मीथेन गैस ही आपका क्या है? बायोगैस है। तो वो कौन रिलीज़ करता है? मिथेनोजन बैक्टीरिया रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, और ये तीनों बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिलस, हेलोफाइल्स या मिथेनोजेंस, ये तीनों आते हैं आपके आर्कीबैक्टीरिया में। मतलब कि जो बहुत ही हार्म वाली इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, जो आप या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और कोई जानवर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इन बैक्टीरिया का होता है, ये क्यों ऐसी जगह पे रह पाते हैं? क्योंकि इनके सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल होती है ना, इनमें सेल वॉल पाई जाती है और वो बहुत ही स्पेशल होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। ठीक है, इनके सेल वॉल का बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो ऐसी कंडीशन में इन्हें सर्वाइव करने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है, तो आप कहोगे इनके पास स्पेशल टाइप की सेल वॉल होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। आपको कई बार, अगर नीट का एग्ज़ाम की मैं बात करूं, तो कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाता है, आर्की बैक्टीरिया हैज़ स्पेशलाइज सेल वॉल स्ट्रक्चर या स्पेशलाइज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप याद रखना सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्पेशल होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम टू सेम होती है, लेकिन सेल वॉल स्पेशल होती है किसमें? आर्की बैक्टीरिया में। तो इतनी बातें थी आर्की बैक्टीरिया के बारे में, बाकी यू बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।